हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th जो भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था महासागरीय अधस्थल की बनावट, यानी कि महासागरों में जल की बनावट किस तरीके से होती है। अपन ने देखा था महाद्वीपीय सैल्प होते हैं, फिर महाद्वीपीय ढाल होते हैं, फिर गंभीर मैदान होते हैं, महासागरीय गर्त होते हैं, समुद्री टीला होता है, इसके अलावा प्रवाल द्वीप होते हैं, इस प्रकार के अपन ने कटक होते हैं। ये सब अपन ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिया। आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। फिर इसके बाद में अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेकंड। इसमें अपन पढ़ेंगे महाद्वीप जो महासागरीय तापमान है, महासागरीय जल है, उसका टेम्परेचर और उसमें पाई जाने वाली लवणता, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी कि महासागरीय जल का तापमान और महासागरीय जल की लवणता। तो दोस्तों पहले अपन पढ़ते हैं महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान का तात्पर्य है कि महासागरों में जो जल है उसका तापमान गहराई में कितना होता है, सतह पर कितना होता है। एक तो हम इसका ऊर्ध्वाधर क्या पढ़ेंगे, तापमान का वितरण पढ़ेंगे कि सतह पर कितना टेम्परेचर है, फिर गहराई में जाने पर कहाँ पर कितनी गहराई पर कितना टेम्परेचर घट रहा है। दूसरा अपन देखेंगे कि महासागरों में जो क्षितिज वितरण है तापमान का, कि जैसे कि विषुवत के महासागरों पर कितना होता है, ध्रुवों के महासागरों पर कितना होता है, मध्यम अक्षांशीय जो महासागर होते हैं उन पे तापमान कितना होता है। एक तो क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। सबसे पहले अपन महासागरीय तापमान को वितरण पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि महासागरों का जो तापमान है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे महासागरीय जो जल है उसका तापमान कम या ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अधिकांश फैक्टर वही है जो अपने पृथ्वी के तापमान या वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो उनमें अपन ने पढ़ा था एक तो अक्षांश, यानी कि जिस अक्षांश पर जो महासागर है वहां पर तापमान उसी के अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये अपन ने पहले भी समझ लिया, एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पर जो पृथ्वी है उसके 0 डिग्री पर अगर कोई महासागर है, यहाँ पर कोई महासागर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो 0 डिग्री के आसपास क्या होती है, लंबवत चमकती है, और सूर्य का जो विचरण होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है, यानी कि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में लंबवत चमकता है। अभी आपको पता होगा कर्क रेखा पर 21 जून को विषुवत पर वर्ष में 2 बार चमकता है। 2 बार कब कब? एक तो होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। और अगर मकर रेखा की बात करें तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इससे ना ही तो वो उत्तर में जाता है ना ही दक्षिण में जाता है। तो जिस अक्षांश पर महासागर स्थित है उसके अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर होगा, यानी कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे अपन उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे टेम्परेचर में कमी आएगी। तो महासागरों के तापमान को पहला तो क्या है, उसकी अक्षांशीय स्थिति। दूसरा क्या आता है, स्थल व जल का वितरण। दोस्तों मान लीजिए ऐसे महासागर है जिसके चारों तरफ स्थल है। अगर अपन बात करें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की, 0 डिग्री बांटती है पृथ्वी को 2 भागों में, ये 0 डिग्री है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध और इसी के नीचे इसी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीप ज्यादा है। क्या है? महाद्वीप ज्यादा है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महासागर ज्यादा है। अब अपन ने देखा था कि महाद्वीपों पर क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी का गुण क्या होता है, शीघ्रता से गर्म हो जाना और शीघ्रता से ही ठंडी हो जाना, यानी जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी। जबकि जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ऐसा महासागर जैसे मान लीजिए वो चारों ओर से इस तल से घिरा हुआ हो, यानी कि उसके चारों तरफ क्या हो, मिट्टी हो, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे महासागर जहाँ पर चारों तरफ से वो धरातल से न गिरा हो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो ये क्या करता है, इस तल और जल का वितरण भी महासागरीय टेम्परेचर को प्रभावित करता है। क्लियर है। तीसरे पे चलते हैं, सनातन पवने। सनातन पवने मतलब जो हमेशा एक लंबे समय से वो पवने अपनी ही दिशा में समानांतर या अब एक लंबे काल के लिए एक ही दिशा में वो पवने बह रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है। जैसे कि व्यापारिक पवने हुई, है ना, इसके अलावा पछुआ पवने हुई। तो ये पवने क्या होती है, एक ही दिशा में चलती रहती है। जैसे मान लीजिए इधर से ये पवने इधर चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, महासागर का जो ऊपर का जो जल होगा, महासागर का सतही जो जल होगा, ऊपर वाला जल जो होगा, मेरे को ये बताइए कि महासागरों में टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ रहेगा, सतह पर रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सतह पर आ रही है। फिर गहराई में बढ़ने के साथ में क्या होगा, महासागरों में टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो सतही जल का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये पवने क्या कर रही है, इस सतही जल को धकेल कर धाराओं के रूप में दूसरी जगह ले जा रही है।
क्लियर है क्या? और यहाँ पर ठंडा जल नीचे से ऊपर आ रहा है, सही है। तो ये सतही जल क्या है, आगे की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्षेत्र होंगे यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, जबकि आगे जो जहाँ पे गर्म जल जा रहा है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये सनातन पवनें भी प्रभावित करती है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं, अब सनातन पवनें चलेगी तो उन्हीं से क्या होगी, महासागरीय धाराओं का निर्माण होगा। अब ये महासागरीय धाराएं क्या होती है, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ध्रुवीय प्रदेशों से अगर कोई महासागरीय धारा चल रही है तो वो कैसी होगी, ठंडी होगी। लेकिन अगर विषुवत से कोई महासागरीय धारा चल रही है, यानी कि महासागरों में कोई तरंग चल रही है, धारा चल रही है, तो वो कैसी होगी, गर्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है ना विषुवत के आसपास में, तो यहाँ से चलने वाली जो महासागरीय धाराएं होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक धारा है आपकी, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जल की धारा है। क्या है, गर्म जल की धारा है। अब एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ पर बहती है। ये बहती है दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका है, और इसी के पास में ये क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका, और इधर ये क्या है, यूरोप है, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये जलधारा बहती है, और ये जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, विषुवत व्रत से आ रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो गर्म जलधारा है कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। तो ये क्या करती है, इस अमेरिका के पूर्वी तट को और इस यूरोप के पश्चिमी तट, अरे यूरोप का भाई ये कौन सा होगा, पश्चिमी तट ही होगा ना, अमेरिका का ये कौन सा होगा, पूर्वी तट। तो इन दोनों तटों पर तापमान को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कौन सी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। समझ गए ना, गल्फ स्ट्रीम जलधारा विषुवत व्रत से नॉर्थ की तरफ चलती है, तब ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को और यूरोप के पश्चिमी तट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, या फिर ये कहेंगे अटलांटिक महासागर की यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। फिर दूसरी अपन देखते हैं लेब्रोडेर जलधारा। लेब्रोडेर जलधारा कौन सी होती है, ये नॉर्थ से आती है और यहाँ पर उत्तरी पूर्वी अमेरिका के पास में बहती है। ये अमेरिका का उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, और ये उत्तरी भाग, तो दोनों के बीच में बह रही है, इसलिए कौन सी हो गई, उत्तरी पूर्वी अमेरिका के भाग में बहती है। कौन सी, आपकी लेब्रोडेर जलधारा। और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो ये ठंडी जलधारा क्या करेगी, यहाँ के टेम्परेचर को घटा देगी। तो इस तरीके से जो महासागरीय जलधाराएं होती है, तो अगर कोई गर्म जलधारा है और वो दूसरे प्रदेशों में जा रही है तो वहाँ का तापमान बढ़ा देगी, जबकि अगर कोई ठंडी जलधारा है और वो दूसरे प्रदेशों में जा रही है तो वो वहाँ का तापमान घटा देगी, है ना। तो इसके बाद में देखते हैं अपन खुले महासागर। अभी मैंने बताया कि खुले महासागर जो होते हैं, खुले महासागरों में देखो दो चीज़ें आपकी बुक में बता रखी है। क्या है कि जो खुले महासागर होते हैं, उन खुले महासागरों में और एक होते हैं आपके जो स्थल से घिरे हुए महासागर होते हैं। कौन से, प्रविष्ट महासागर, यानी कि स्थल से घिरे हुए महासागर। ये क्या है आपका, पृथ्वी है, ग्लोब है ना। अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें ये 0 डिग्री आ गया, है ना। अब 0 ये बता रहा है कि जो खुले, ये मान लीजिए आपका धरातल है यहाँ पर, ये यहाँ पे कोई महासागर है और ये एक ऐसा धरातल था जिसके बीच में ये क्या है, समुद्र है। तो इसको तो क्या कहेंगे अपन, खुले महासागर, यानी कि बड़े महासागर जो जिस धरातल से घिरे हुए नहीं होते हैं। और जो प्रविष्ट महासागर होते हैं वो क्या होते हैं, धरातल से घिरे हुए होते हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में खुले महासागरों में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा या फिर समुद्र जो धरातल से घिरा हुआ है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बताइए आप लोग। तो सीधा सा यह है कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा किसका रहेगा, जो धरातल से घिरा हुआ है। कौन सा, ये प्रविष्ट समुद्र। जो धरातल से घिरा हुआ क्षेत्र है वह, उन समुद्रों का निम्न अक्षांशों में टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा गुरुजी ज़्यादा, इसलिए होगा क्योंकि निम्न अक्षांशों पर जो है सूर्य का ताप ज़्यादा पड़ता है, और सूर्य का ताप ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, ये जो धरातल है ये शीघ्र ही गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से इसे समुद्र के पानी को भी गर्म कर देता है। तो यहाँ पर खुले महासागर, ये क्या है, यहाँ पे खुले महासागर, खुले महासागर का टेम्परेचर तो होता है कम, और सब जो बंद महासागर होते हैं, यानी कि जो धरातल से घिरे हुए होते हैं, उनका टेम्परेचर होता है ज़्यादा। कहाँ पर, निम्न अक्षांशों में। अगर यही बात मैं उच्च अक्षांशों की करूँ, यहाँ की करूँ यही बात ध्रुवों की,
तो यहाँ पे थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, देखो यहाँ पे यही समुद्र यहाँ पे है और ये धरातल से घिरा हुआ है। अब बताइए यहाँ का धरातल कैसा है, ठंडा है गुरुजी, ठंडा है ना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। तो ये तो पूरा का पूरा महाद्वीप जमा हुआ महाद्वीप है, आर्कटिक क्षेत्र जमा हुआ है ना। तो इसके बीच में अगर कोई समुद्री जल होगा, कोई समुद्र होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये धरातल से घिरा हुआ है, इसलिए धरातल ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा गर्म होता है, ये भी मैंने कहा। तो ज्यादा ठंडा होने की वजह से इस समुद्री जल को भी ज्यादा ठंडा कर देगा। लेकिन यही बात अगर खुले महासागरों की बात करें, यही अगर बात अपन खुले महासागरों की करें, तो खुले महासागरों में दोस्तों यहां पर क्या होगा, इसकी तुलना में, है ना, इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए। दोबारा से बताता हूं कि निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में खुले महासागरों का तापमान तो होता है कम, और जो समुद्र धरातल से घिरे हुए होते हैं उनका तापमान होता है ज्यादा। अब ये क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर धरातल शीघ्र ही गर्म हो जाता है, इसलिए इस महासागर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इधर जल है तो ये धरातल से नहीं घिरा हुआ, इसलिए जल धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में कम रहता है। अब अगर यही बात मैं उच्च अक्षांशों की करूं, उच्च अक्षांशों में जो धरातलीय क्षेत्र से घिरा हुआ जो समुद्र होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम था, इसका ज्यादा था, विपरीत हो गई यहाँ पर स्थिति। यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम हो गया और इसका ज्यादा है इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि धरातल से घिरा हुआ है। तो मैंने कहा ना कि गर्म भी जल्दी होगा तो ठंडा भी जल्दी होगा, तो ये क्या है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा और इस समुद्र के पानी को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। जबकि खुले महासागर क्या होंगे, ये ठंडा नहीं होगा जल्दी से, तो इसलिए इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये तो हो गए क्या, महासागरों के जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखते हैं महासागरों के जल का तापमान का वितरण। देखते हैं दोस्तों महासागर पर तापमान का वितरण, यानी कि जो भी महासागर है उन पर तापमान का वितरण किस तरीके से होता है। इस तापमान को अपन 2 तरीके से देखेंगे। एक तो क्या कि सतह से गहराई के ऊपर, यानी कि मान लीजिए सतह पर तापमान कितना होता है, फिर जितना जितना अपन समुद्र के अंदर जा रहे हैं ना, गहराई में जा रहे हैं, तो तापमान में किस तरीके से चेंज आ रहा है। और एक अपन देखेंगे तापमान की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर तापमान कैसे घटता है या बढ़ता है। यानी कि एक तो तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण देखेंगे और देखेंगे क्षैतिज वितरण। समझ गए आप लोग, ऊर्ध्वाधर मतलब गहराई में जाने पर और क्षैतिज का मतलब तापमान में समुद्र की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। क्लियर है। यानी कि एक बार देख लीजिए, ये क्या है, जैसे मान लीजिए समुद्र है ना, ये क्या है समुद्र। तो एक तो होता है तापमान पढ़ेंगे अपन ऐसे गहराई में जाने पर, उसे तो कहेंगे ऊर्ध्वाधर तापमान। और एक देखेंगे अपन यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर टेम्परेचर होगा, इस तरीके से इनका वितरण देखेंगे। तो एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरा अपन देखेंगे क्षैतिज वितरण। तो पहला देखते हैं अपन ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले एक चीज याद रखना, महासागर जो होते हैं, महासागरों का औसतन जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि महासागरों का औसत जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है। चाहे वो क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर हो, कैसे भी आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है आंसर। देखो ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान जो समुद्रों में गहराई के साथ में तापमान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तापमान में कमी आएगी, लेकिन ये कहाँ पर आएगी, ये निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों पर, यानी कि 0 डिग्री और जो मध्य अक्षांश है वहाँ पर, जबकि उच्च अक्षांशों पर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उच्च अक्षांशों पर ऑलरेडी टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि अगर आप ग्लोब में इसे देखोगे तो ग्लोब में यहाँ पर और यहाँ पर इस बेल्ट में, इसके बीच में जो महासागर है, उन महासागरों के तापमान में गहराई में जाने पर तापमान घटता है। समझ गए। लेकिन ये ध्रुवों पर जो महासागर है, इधर जो महासागर है, इनमें गहराई पे जाने पे तापमान नहीं घटता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 सतह पर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसलिए गहराई में जाने पर तापमान में कमी नहीं आती। जबकि यहाँ पर तापमान में कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर सतही जो जल होता है वो गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से, और जो नीचे वाला गहराई वाला जो जल होता है वो गर्म नहीं हो पाता। तो मध्य अक्षांशों में और निम्न अक्षांशों की बात करेंगे अपन, क्योंकि उच्च अक्षांश की तो बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उच्च अक्षांश में तो कैसी गहराई में जाओ चाहे कैसे जाओ, जो टेम्परेचर ऊपर है वही नीचे है।
तो अपन इस बेल्ट की बात करेंगे, मध्यम और निम्न अक्षांश की। तो इस बेल्ट में गहराई में जाने पर तापमान की 3 परतें अपने को सामने आती है। जैसे जैसे अपन समुद्र में गहराई में जाएंगे तो तापमान की 3 परतें अपने सामने आएगी। पहली परत तो होगी सबसे ऊपरी सतही परत, है ना, ऊपर वाली, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा, है ना। और ये परत कितनी गहराई तक होती है? 500 मीटर तक, यानी कि 500 मीटर तक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है समुद्र की सतह पर। कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समझ गए। विषुवत व्रत पर ये परत हमेशा रहती है, जबकि मध्य अक्षांशों पर ये ग्रीष्म ऋतु में रहती है, समझ गए। यानी कि विषुवत व्रत पर जो समुद्र का सतही जो जल का टेम्परेचर है, गर्म है ना, ये परत विषुवत व्रत में तो वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष भर रहती है, क्योंकि विषुवत व्रत पर सूर्य की किरणें लगभग पूरे वर्ष भर पड़ती है। जबकि जो मध्य अक्षांश है, यानी कि विषुवत व्रत से ऊपर वाले जो क्षेत्र है, ये वाले जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर सिर्फ ग्रीष्म काल में ही ये परत विकसित होती है। क्योंकि जब जैसे इधर ही ग्रीष्म काल होगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में, तब यहाँ पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है, तो ग्रीष्म काल में ऊपर वाली परत यहाँ पर गर्म हो जाएगी। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, मकर रेखा पर चमकने लग जाएगा, तब क्या होगा? यहाँ पर गर्म परत नहीं पाई जाएगी कर्क रेखा पर, समझ गए। यानी कि मध्य अक्षांशों पर सिर्फ ये जो परत है, ये क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में ही विकसित होती है, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। फिर दूसरी परत आती है आपकी थर्मोक्लाइन। क्या आती है? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है दोस्तों? जैसे ही आप सतही परत से नीचे जाओगे, अब सतही परत कितनी मीटर तक है? 500 मीटर तक। सतही परत से नीचे जाओगे, टेम्परेचर में अचानक से गिरावट आएगी, यानी कि टेम्परेचर तीव्र गति से घटेगा। और ये कब तक घटेगा? ये 1000 मीटर की गहराई तक चले जाओगे तब। यानी कि 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की जो बीच की गहराई है ना, उसमें टेम्परेचर तीव्रता से घटता है। अगर अपन देखें, जैसे मान लीजिए ये सतह है समुद्र की, और ये क्या है? समुद्र का अधस्थल है, नीचे वाला है। तो यहाँ पर अगर अपन जाते हैं तो 500 मीटर में तो क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर इधर टेम्परेचर घटना और इधर तो घटना है, तो यहाँ से जैसे 500 मीटर से नीचे जाएंगे, टेम्परेचर में तीव्र गिरावट आएगी। और कितनी गहराई तक आएगी? 1000 मीटर की। तो जहाँ पर तापमान की प्रवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि तापमान तीव्रता से घटता है, उस बेल्ट को, उस परत को हम क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। और ये 500 से 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है। क्लियर है? फिर तीसरी परत आती है 1000 मीटर से गहरी, जिसमें ज़्यादा कोई टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता। तो जो बीच वाली जो परत है थर्मोक्लाइन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट आती है। क्लियर है? एक ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सतही परत है, जो गर्म परत है, वो मध्य अक्षांशों में कब विकसित होती है? वो सिर्फ ग्रीष्म काल में विकसित होती है। अब मैंने आगे लिखा है ध्रुवों पर इन परतों का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, इसलिए गहराई में जाने पर टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आती। ये तो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखते हैं क्षैतिज वितरण, यानी कि तापमान का क्षैतिज वितरण कैसा है। देखो, पहली बात तो विषुवत व्रत से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता है। 0 डिग्री पर तापमान सबसे ज़्यादा, और 0 डिग्री से जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान में कमी आएगी। देखो, ये आपका क्या है? ग्लोब है। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है, समझ गए। इस 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। और ये कमी आने की दर क्या होती है? प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हर एक अक्षांश पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। मतलब अगर अपन 111 किलोमीटर चले जाते हैं ध्रुवों से, है ना, विषुवत व्रत से ध्रुवों की तरफ अगर 111 किलोमीटर चल रहे हैं, तो मतलब टेम्परेचर में क्या आएगी? आधा टेम्परेचर की, यानी कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी। 111 किलोमीटर क्यों बोला मैंने? क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है, जो हमने पढ़ा था। तो एक तो ये याद रखना है कि विषुवत व्रत से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता है, दर क्या है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति अक्षांश, समझ गए। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री? 20 डिग्री। एक दे रखा है आपका 40 डिग्री, और एक हो गया आपका नॉर्थ पोल, है ना। ऐसे ही दक्षिण का देखेंगे, दक्षिण का 20 डिग्री, फिर आगे वाला 40 डिग्री, और फिर लास्ट वाला नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे तो सीधा सा है आपका 0 डिग्री और 0 डिग्री। चाहे अपन उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, बताओ ये 0 डिग्री से ऊपर वाले ये कौन से हो गए? उत्तरी अक्षांश, और ये क्या हो गए? दक्षिणी अक्षांश। तो 0 डिग्री पे तो चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की, टेम्परेचर वैसे ही ऑलरेडी 0 डिग्री है। अब बात करते हैं इनकी 20 डिग्री और 40 डिग्री।
दोस्तों उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अब डिग्री 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 सर डिग्री बोले जा रहे हो। देखिए 20 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, जो उत्तरी अक्षांश पर तापमान पाया जाता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के तापमान की बात करें तो यहां पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। क्लियर है। फिर आ जाते हैं नीचे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो टेम्परेचर पाया जाता है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बात करें, दक्षिणी अक्षांश पर बात करें तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। ये क्या है? तापमान का क्षैतिज वितरण, यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं टेम्परेचर में कमी आ रही है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे 22 डिग्री हो गया, 40 डिग्री पे जाते ही 14 डिग्री हो गया। समझ गए आप लोग? यानी कि एक चीज और आप देखिए, अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं तो, कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 20 डिग्री पे तापमान ज्यादा है इधर वाले 20 डिग्री की तुलना में। यहां पर 20 डिग्री पे 19 है जबकि यहां पर 22 है। ऐसा क्यों है? कारण वही धरातल और जल का वितरण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय भाग ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही बात अगर आप यहां पर देखोगे 40 डिग्री पे तो ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, ये 16 डिग्री आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मध्य अक्षांशों पे धरातलीय भाग क्या होता है? वो ठंडा भी जल्दी होता है महासागरों की तुलना में, तो इसलिए यहाँ पर 16 डिग्री और यहाँ पे 14 डिग्री होता है। तो ये था महासागरीय जल का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण। दो चीजें आपको याद रखनी है। विषुवत से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता है 0.5 डिग्री प्रति अक्षांश की दर से। इसके अलावा समुद्रों का औसतन तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोक्लाइन 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है, जहां पर तापमान में तीव्रता से कमी आती है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महासागरीय जल में जो ताप प्रवणता होती है, ताप प्रवणता वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच में तापमान में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है ना। यहाँ पर तापमान तीव्रता से घटता है, तो ताप प्रवणता यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तापमान का वितरण अपन ने देखा। अब देखते हैं महासागरों में लवणता का वितरण, यानी कि लवण का वितरण किस तरीके से है। महासागरों में जो लवणीय है उसका परिकलन मुख्य रूप से किया जाता है 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा, या ऐसे कह सकते हैं 1 किलो जल में नमक की मात्रा के रूप में इसका परिकलन किया जाता है। कैसे? 1 किलो जल लेंगे और उसमें नमक की मात्रा क्या है उसके रूप में इसका परिकलन किया जाता है। प्रदर्शित कैसे करते हैं इसे? प्रदर्शित करने के लिए देखिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है। ये जो चिन्ह है ये नमक की मात्रा को दर्शाता है, यानी कि 1000 ग्राम जल की मात्रा में कितने ग्राम नमक की मात्रा है वो ये दर्शाता है। या फिर इसके अलावा पीपीटी में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें? पीपीटी में 24.7 जो प्रतिशत है, 24.7 ग्राम बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि 1000 ग्राम में 24.7 जो ग्राम है वो क्या है? नमक है, और 1000 ग्राम क्या है? जल है। यानी कि अगर अपन 1 किलो, मैं 1000 ग्राम बोलूँ या 1 किलो बोलूँ, बात एक ही है ना, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। तो 1 किलो अगर जल लेते हैं और उस जल में 24.7 ग्राम नमक होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? खारे पानी कहेंगे। यानी कि खारे पानी की सीमा निर्धारित करने वाला जो मान होता है वो क्या होता है? 24.7। ये याद रखना है आपको, 24.7 पीपीटी। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, ये चीजें तो आपने देख ली कि परिकलन कैसे होता है। 1 किलोग्राम में नमक की मात्रा के रूप में इसे ज्ञात किया जाता है। प्रदर्शित कैसे किया जाता है? पीपीटी के रूप में किया जाता है। खारे पानी की अधिकतम सीमा क्या मानी जाती है कि उस जल को खारा पानी मान लिया जाएगा। 24.7 पीपीटी जो होगा उसमें नमक की मात्रा, वो उसको क्या मान लिया जाएगा? खारा पानी मान लिया जाएगा। अब ये 24.7 पीपीटी क्या है कि 1000 ग्राम जल में 24.7 ग्राम क्या है? नमक है। आगे देखते हैं लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक है जो लवणता को प्रभावित करते हैं? तो दोस्त पहला तो आता है वाष्पीकरण और वर्षा। जो दोस्तों जितना टेम्परेचर अधिक होगा ना, टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? ऊपर वाली सतह क्या होगी? महासागर की गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद में जल क्या होगा? भाप बनकर ऊपर उड़ेगा। अब जब जल भाप बन के ऊपर उड़ रहा है ना, तो इसमें नमक की मात्रा कहाँ रह जाती है? महासागरों में रह जाती है। जल कैसा? बिल्कुल शुद्ध जल भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। अगर आप देखिए, आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी लेके अपने घर पे उसमें नमक घोल लीजिए, है ना। नमक घोलने के बाद में उस कटोरी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाओगे आप तो पानी गर्म होगा ना, तो क्या होगा? पानी जो हो भाप बन के उड़ जाएगा, और जो आपने उसमें नमक घोला था ना वो उस कटोरी
कटोरी में जमा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है ना तो पानी, शुद्ध पानी उड़कर चला जाता है और समुद्र में क्या रह जाता है, फिर नमक रह जाता है। तो बताओ नमक की मात्रा को प्रभावित करेगी ना, ये लवणता को प्रभावित करेगा जी, करेगा। दूसरा वर्षा, जब वर्षा होती है ना तो वो लवणता की मात्रा को घटा देती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कटोरी है और एक कटोरी में आपने नमक घोल रखा है, क्लियर है। अब उस नमक को अगर आप गर्म कर रहे हो, यानी कि भाप बना के पानी को भेज रहे हो, तो लवणता बढ़ जाएगी। लेकिन उस कटोरी में जितना पानी था उसमें और पानी ऐड आप कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी, लवण की मात्रा घट जाएगी ना। यानी कि जो कटोरी थी आपके पास में, आपने उसमें नमक डाला था, नमक घुला हुआ है और उसमें अब जो खारापन है उसमें पानी और डाल देते हैं, अपन और ऐड कर देते हैं, तो खारापन बताओ कम होगा क्या, कम होगा। तो वाष्पीकरण तो क्या करता है, लवणता को बढ़ा देता है, जबकि वर्षा क्या करती है, लवणता को घटा देती है। समझ गए। और ये कहाँ पर होता है, सतही जल में होता है। सरफेस वाला जो जल होता है ना महासागरों का, सतही जल, वहाँ पर ऐसा होता है। नदियाँ क्या करती है दोस्तों, कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो खारी होती है ना, जैसे कि लूनी नदी। तो लूनी नदी खारी क्यों है, इसका भी कारण बता देता हूँ कि जो नदी जब बहकर जा रही है तो अपने धरातल में क्या है कि बहुत सारे लवण घुले हुए हैं। अपना जो धरातल है वो लवणों का भंडार है। अब ये जो लवण है, ये धरातल के लवण पानी में मिक्स हो जाते हैं और पानी में मिक्स होकर फिर कहाँ चले जाते हैं, समुद्रों में चले जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो जैसे कुछ खारी नदियाँ हैं तो वो तो लवणता को बढ़ा देगी, लेकिन कुछ मीठे जल की नदियाँ हैं, स्वच्छ जल की नदियाँ हैं, मीठे जल की, ताजे पानी की नदियाँ हैं, तो वो क्या करती है, तटीय प्रदेशों में नमक की मात्रा को घटा देती है। अब आपके पास क्लियर हो गया होगा कि नमक की मात्रा को कैसे घटाएगी, क्योंकि तटीय प्रदेशों में अगर पानी जो पहले से ऑलरेडी लवणता है, उस लवणता में अगर स्वच्छ पानी डाला जाएगा तो बताओ लवणता घट जाएगी ना, घट जाएगी सर। चलो तीसरे में चलते हैं। बर्फ़ के जमने और पिघलने से ध्रुवों पर जो है लवणता घटती है और बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, घटती है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघल कर क्या होती है, महासागरों में आ जाता है पानी। तो महासागरों में आने पर क्या होता है, उसके लवण की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी और ऐड हो गया, लवण जितने थे उतने ही है। बर्फ़ जमेगी, जब बारिश होगी और पानी बहकर नहीं आएगा और बर्फ़ के रूप में जमा हो जाएगा, तो बताओ लवणता बढ़ जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण होकर पानी जा रहा है, नमक उसमें बढ़ रहा है और पानी उसमें वापस ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें लवणता बढ़ जाएगी। पवन भी लवणता को प्रभावित करती है। कैसे करती है, क्योंकि पवन क्या होती है, जब महासागरों के ऊपर से प्रवाहित होती है ना, तब वो महासागरीय जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना। तो महासागरीय जल को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो वो इसको क्या करती है, लवणता को पुनः वितरण कर देती है। एक जगह अगर लवणता ज़्यादा होगी, दूसरी जगह कम होगी, तो पवन उस लवणता वाले जल को बहा कर ले गई, तो दूसरी जगह भी उसने लवणता का क्या कर दिया, बराबर वितरण कर दिया। ऐसे ही महासागरीय धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं क्या होती है, लवणता को ये भी प्रभावित करती है। कैसे करती है एक्चुअल में, अगर इसके अपन समझते हैं ना, तो महासागरीय धाराएं क्या होती है, जब बहती है ना एक जगह से दूसरी जगह, जब महासागरीय धाराएं जाती है तो जहां से वो धाराएं गई है उस जगह पर क्या होगा, नीचे वाला जल ऊपर की ओर आ जाएगा, है ना। तो नीचे वाला जल जब ऊपर की ओर आएगा तो नीचे वाले जल में लवणता ज़्यादा होती है, समझ गए। तो नीचे वाले जल में लवणता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर आ जाएगा, और ऊपर की ओर आने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लवणता बढ़ जाएगी। सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल ऐसा भी होता है। महासागरों में भी क्या होता है, अपने जैसे धरातल पर नदियाँ बहती है ना, वैसे महासागरों में भी बहती है। अगर अपने इसे समझना चाहे तो समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपका कोई महासागर है ना, और इस महासागर में यहाँ पर सूर्य की किरणें तेज पड़ रही है ना। तो सूर्य की किरणें तेज पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का जल गर्म हो गया। गर्म होते ही जल क्या हो गया, हल्का हो गया। हल्का होते ही क्या होगा, जैसे ही जल गर्म होगा ना तो उसका घनत्व घट जाएगा। क्या होगा, डेंसिटी उसकी घट जाएगी, और घनत्व घटने की वजह से क्या होगा, वो जल ऊपर की ओर उठेगा। जिसका घनत्व बढ़ जाएगा ना दोस्तों, जल का क्या घनत्व बढ़ जाएगा ना, तो जल नीचे की ओर बैठेगा, और अगर घनत्व घट जाएगा तो जल ऊपर की ओर आएगा। तो जल ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पर सतह में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ढलान हो जाएगा ना, यानी कि एक ढलान सा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ढलान क्या होगा, फिर ये जल इधर की ओर प्रवाहित होगा। अब इधर की ओर प्रवाहित होगा तो ठंडा जल यहाँ पे क्या है, ठंडा जल है। ढलान किस साइड में हुआ, ठंडे जल वाली साइड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे घनत्व वाला जल नीचे की ओर बैठ जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो जल ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसा नहीं कि सर, ऐसा नहीं कि एक साइड में जो है महासागर बहुत ऊंचे हो गए, एक साइड में बहुत नीचे हो गए। थोड़ा सा अंतराल होता है, बहुत कम अंतराल होता है ना। ये अपन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो जब ये नीचे की ओर बैठता नहीं, ये घनत्व बढ़ने पर ये जल,
तो ये क्या होता है फिर इस तरीके से इधर वाली जगह को पूरित कर देता है ना। तो जब ऊपर वाला जब जहाँ से चला गया तो उसमें लवणता की मात्रा कम थी, लेकिन गहराई में जाने पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये खारे वाला जल ऊपर आ गया है ना, लवणता वाला, तो यहाँ की लवणता बढ़ गई। और ये किसने बढ़ाई? महासागरीय धाराओं ने। ऐसा ही तापमान और घनत्व करता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने की वजह से जो है लवणता बढ़ती है। दूसरा, घनत्व जब बढ़ता है, किसी भी क्षेत्र का घनत्व, किसी भी जल का जब घनत्व बढ़ जाएगा ना तो वो नीचे की ओर बैठेगा, और नीचे की ओर बैठने की वजह से वहाँ पर दूसरी जलीय परत आएगी, तो उसका क्या होगा, तापमान, यहाँ पे लवणता घट जाएगी। आगे देखते हैं उच्चतम लवणता वाले प्रदेश। सबसे ज़्यादा लवणता कौन से प्रदेश की है? तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के याद करना है। टर्की की वॉन झील है, टर्की की एक वॉन झील है जहाँ पर लवणता की मात्रा 330 पीपीटी पाई जाती है, 330 पीपीटी। समझ गए? अब आगे चलते हैं अपन इधर, लवणता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब वही एक सतह पर एक जगह से दूसरी जगह, फिर पढ़ेंगे अपन ऊर्ध्वाधर, वैसे ही गहराई में जाने पर। तो क्षैतिज वितरण में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मुख्य पॉइंट है। एक तो यह है कि उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी भागों में जो है लवणता कम पाई जाती है पूर्वी भागों की तुलना में, यानी कि पूर्वी भागों में लवणता ज़्यादा और पश्चिमी भागों में कम पाई जाती है। पूर्वी भागों में 35 जबकि पश्चिमी भागों में 31 पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा, एंटार्कटिक तट की औसत लवणता याद रखनी है आपको, 36 पीपीटी एंटार्कटिक तट की। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? 15 से 20 डिग्री अक्षांशों पर। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये वाला, क्या कि सर्वोच्च लवणता पाई जाती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। और इसी जगह का अगर अपन देशांतरीय विस्तार देखें तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। समझ गए? यानी कि कहाँ पर? अब ग्लोब में इसे अगर मैं बना दूँ, वैसे आपका टाइम खराब होगा। देखो ये क्या है आपका 20 डिग्री और ये क्या है आपका 30 डिग्री, है ना। नॉर्थ, दोनों नॉर्थ है जी, दोनों नॉर्थ है। अब ये क्या थी? 0 डिग्री। जीरो के इधर वाली क्या होती है? ईस्ट होती है, पूर्व होती है। इधर वाली क्या होती है? पश्चिमी। तो ये लो मैंने बना दी, एक ये रेखा और एक ये रेखा। तो इस रेखा का मैंने मान रख दिया क्या? 60 डिग्री, और इसका रख दिया 20 डिग्री। दोनों क्या है? वेस्ट है, पश्चिमी है। तो बताओ कहाँ पर ज़्यादा होगा? ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है ना आपको, जो दोनों में आ रहा है, यानी कि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी आ रहा है और 20 से 60 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर में भी आ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं, भूमध्य सागर पर अधिक लवणता होती है जबकि बाल्टिक सागर में लवणता कम होती है। हिंद महासागर की जो औसतन लवणता होती है वो 35 पीपीटी होती है। और अटलांटिक महासागर की कितनी होती है? अटलांटिक महासागर की 36 और हिंद महासागर की 35। गहराई के साथ में लवणता, अब ये देखते हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं इसमें आपको। गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे लवणता की मात्रा बढ़ती जाएगी। दूसरा, एक हेक्सोक्लाइन होता है। क्या होता है? हेक्सोक्लाइन। ये हेक्सोक्लाइन क्या होता है कि जहाँ पर लवणता तीव्रता से बढ़े ना, उसको हेक्सोक्लाइन कहेंगे। गहराई में जाने पर जिस बेल्ट में लवणता तीव्रता से बढ़ती है वही क्या होता है दोस्तों? हेक्सोक्लाइन होता था। एक होता था थर्मोक्लाइन। क्या होता था? थर्मोक्लाइन। ये थर्मोक्लाइन क्या होता है? जहाँ पर तापमान तीव्रता से गिरे, तापमान जो तीव्रता से गिरेगा उस बेल्ट को थर्मोक्लाइन, लवणता तीव्रता से बढ़ेगी उसको हेक्सोक्लाइन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 14। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।